कल्पना कीजिए ग्रेजुएशन का दिन है। एक बहुत ही शानदार हरा भरा कॉलेज कैंपस है, धूप खिली हुई है और बैकग्राउंड में कॉलेज की एक ऐतिहासिक सी इमारत दिख रही है। बिल्कुल, और कुछ पक्के दोस्त ग्रेजुएशन का गाउन और कैप पहने एक बेंच पर बैठे हैं। हाँ, हाथों में डिग्रियां हैं, चेहरों पर एक जीत की मुस्कान भी है। लेकिन अगर इन युवा चेहरों को और उन मुस्कुराहटों के पीछे छिपे भावों को ध्यान से देखा जाए तो वहाँ एक अजीब सा डर नजर आता है। एक अनिश्चितता। सही कहा। आगे क्या होगा इसका एक बहुत ही गहरा अनजाना डर। ये वो पल होता है जहाँ सालों की मेहनत के बाद मिली डिग्री का कागज अचानक बहुत भारी लगने लगता है। सच कहूँ तो ये एक ऐसा चौराहा होता है जहाँ से भविष्य की अनिश्चितता एकदम साफ दिखने लगती है। ये खुशी का पल तो है, लेकिन साथ ही एक भारी मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। क्योंकि थ्योरी की दुनिया खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, और अब उस असल दुनिया का सामना करना है जहाँ प्रतियोगिता बेहद निर्मम है। हाँ, और इसी डर को संबोधित करने के लिए या यूं कहें कि इस डर को एक बहुत बड़े अवसर में बदलने के लिए आज हम इस डीप डाइव में एक बेहद दिलचस्प स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल, आज हमारे पास एक वीडियो ड्राफ्ट है जिसका शीर्षक है स्मार्ट एफपीओ स्टूडेंट स्टार्टअप स्टोरी लाइन। मुख्य रूप से ये कृषि या एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे छात्रों को अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित करने वाला एक विजन है। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे कृषि को उस पारंपरिक धूल भरी और संघर्षपूर्ण छवि से निकालकर सीधे सिलिकॉन वैली जैसी एआई संचालित और अत्यधिक लाभदायक स्टार्टअप दुनिया में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बुनियादी चीज को स्पष्ट करना जरूरी है। हम बार बार एफपीओ शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो ये आखिर है क्या? हाँ, ये बताना जरूरी है। एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या किसान उत्पादक संगठन। आसान भाषा में समझें तो ये किसानों का एक ऐसा समूह या कंपनी है जहाँ वे एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि बाजार में उनकी मोल भाव करने की ताकत बढ़ सके। बिल्कुल सही, वे थोक में खाद या बीज खरीद सके और अपना उत्पाद सीधे बड़ी कंपनियों को बेच सकें। लेकिन पारंपरिक एफपीओ के साथ एक बहुत बड़ी समस्या रही है जिस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। और ये जो स्रोत सामग्री है ये सिर्फ एक करियर काउंसलिंग का पर्चा नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब ये एक पूरी पीढ़ी के माइंडसेट को बदलने की मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रणनीति है। युवाओं को जॉब सीकर यानी नौकरी मांगने वाले की मानसिकता से निकालकर जॉब क्रिएटर में बदलने का एक ब्लूप्रिंट। लेकिन इस नए विजन को समझने से पहले हमें उस वर्तमान हकीकत को समझना होगा जिसका सामना आज का हर युवा कर रहा है। वो स्प्लिट स्क्रीन वाला हिस्सा। हाँ, स्रोत में एक बहुत ही प्रभावशाली स्प्लिट स्क्रीन का जिक्र है जो आज के समय की कड़वी सच्चाई दिखाती है। ये स्प्लिट स्क्रीन वास्तव में पूरी कहानी की नींव रखती है। बाईं तरफ हम देखते हैं कि टेक कंपनियों में मास ले ऑफ या छटनी की हेडलाइंस लगातार चमक रही हैं। एक क्यूबिकल में बैठा युवा अपना लैपटॉप बंद कर रहा है क्योंकि उसे पिंक स्लिप मिल गई है। और दूसरी तरफ सिर्फ 100 सरकारी नौकरियों के लिए रेलवे स्टेशन पर लाखों छात्रों की भीड़ उमड़ रही है। ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मेरी नजर में आज का कॉर्पोरेट जगत म्यूजिकल चेयर्स के खेल जैसा हो गया है। म्यूजिकल चेयर्स, दिलचस्प है। हाँ, जहाँ कुर्सियाँ यानी नौकरियाँ लगातार कम हो रही हैं और दौड़ने वाले युवाओं की संख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है। एक समय आता है जब म्यूजिक रुकता है और लाखों लोग बिना कुर्सी के रह जाते हैं। ये जो म्यूजिकल चेयर्स वाली तुलना है ये बिल्कुल सटीक बैठती है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये कहानी युवाओं के किस डर को लक्षित कर रही है। मेहनत करने का डर नहीं, आज की युवा का सबसे बड़ा डर मेहनत करना नहीं है। डर ये है कि किसी अनजान शहर के कंक्रीट के जंगल में वो सुबह 9 से शाम 7 बजे की बोरियत भरी दिनचर्या में कहीं खो जाएगा। हाँ, उसे डर है कि सालों की वफादारी के बाद भी उसे महज एक ईमेल के जरिए रातों रात निकाला जा सकता है। बिल्कुल, और ये स्मार्ट एफपीओ का विजन इस डर का एक बहुत ही सधा हुआ विकल्प पेश करता है। दाईं स्क्रीन पर जो स्थिरता दिखाई गई है, एक डिजिटल डैशबोर्ड, अपनी जमीन से जुड़ाव और अपना खुद का बॉस होने का एहसास। हाँ, ये सब मिलकर एक ऐसी सुरक्षित जगह बनाते हैं जहाँ कोई आपको फायर नहीं कर सकता। और रुकिए एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। एक तरफ छटनी का डर है, ये तो सच है, लेकिन दूसरी तरफ एकदम से एक डिजिटल डैशबोर्ड और मालिक बनने का एहसास। अब क्या सोच रहे हैं? क्या खेत की ओर लौटना वाकई इतना आसान और सुरक्षित है जितना इस स्प्लिट स्क्रीन में दिखाया गया है? मतलब क्या ये सब थोड़ा मार्केटिंग फैंटेसी जैसा नहीं लगता?
एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। हम सब जानते हैं कि जमीनी स्तर पर किसानी बहुत कठिन है। मौसम की मार, बिचौलिए, कर्ज, ये सब इतनी आसानी से कैसे सुलझ जाएगा? आपका संदेह अपनी जगह बिल्कुल सही है। अगर ये मॉडल छात्रों से यह कहता कि जाओ और खेतों में जाकर फावड़ा चलाओ, तो ये पूरी तरह से एक फैंटेसी ही होती। तो फिर असल बात क्या है? असल बात ये है कि स्रोत सामग्री इस चीज को बहुत स्पष्ट रूप से अलग करती है। यह कहानी युवाओं से पारंपरिक खेती करने के लिए नहीं कह रही है। अच्छा, यहीं पर दोस्ती से स्टार्टअप का विचार सामने आता है। ये मॉडल इस बात पर निर्भर करता है कि ये युवा खेतों में मजदूरी नहीं करेंगे, बल्कि वे वैल्यू चेन को मैनेज करेंगे। यहाँ कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। स्रोत में एक दृश्य है जहाँ मानव, प्रिया, राहुल और समीर नाम के कुछ दोस्त एक कैफे में बैठे हैं। अब वे नौकरी के लिए इंटरव्यू की चिंता नहीं कर रहे हैं। हाँ, वे तो बस एक विजन के बल पर को-फाउंडर्स बन चुके हैं। सही कहा। वे पारंपरिक खेती को पीछे छोड़कर एआई और डेटा के जरिए पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण करने की बात कर रहे हैं। इसे स्रोत में स्मार्ट तकनीक का जादू कहा गया है। और इस तकनीक के तहत उत्पादन पर 7 स्तरों का सटीक नियंत्रण शामिल है। वो 7 स्तर क्या हैं? वॉल्यूम, क्वालिटी, टाइम, सर्टिफिकेशन, ट्रेसेबिलिटी, रिसोर्स एलोकेशन और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, तो ये 7 स्तरों का नियंत्रण मुझे किसी खेत की नहीं बल्कि किसी बेहद जटिल सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम या फिर किसी ई-कॉमर्स कंपनी के डिलीवरी ट्रैकर की याद दिला रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, जहां हर एक चीज बारीकी से ट्रैक होती है। तो ये असल में काम कैसे करता है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें, तो मान लीजिए प्रिया और राहुल का स्टार्टअप एक स्मार्ट एफपीओ चला रहा है। अब ट्रेसेबिलिटी और पेपरलेस सर्टिफिकेशन का जमीनी मतलब क्या है? हाँ, क्योंकि कागजी कार्रवाई तो बहुत होती है भारत में। पारंपरिक व्यवस्था में ऑर्गेनिक खेती का सर्टिफिकेट लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। कागजों का पहाड़ होता है, लेकिन यहाँ सब कुछ डिजिटल है। हाँ, कोई कागजी कार्रवाई नहीं। बिल्कुल। अब कल्पना कीजिए कि मुंबई के किसी पॉश इलाके में बैठा एक उपभोक्ता बाजार से टमाटर खरीदता है। उस पर एक क्यूआर कोड लगा है और वो अपने फोन से उसे स्कैन करता है। हाँ, और उसे तुरंत पता चल जाता है कि ये टमाटर किस गांव के किस खेत में उगा है, इसे किस तारीख को पानी दिया गया था और खेत में लगे एआई सेंसर्स ने कैसे सुनिश्चित किया कि इसमें रसायनों का प्रयोग नहीं हुआ है। ओह वाओ! तो उपभोक्ता सिर्फ ऑर्गेनिक का लेबल नहीं पढ़ रहा है, वो उस टमाटर की पूरी जन्म कुंडली देख रहा है। बिल्कुल। फार्म टू फॉर्क मॉडल का ये तकनीकी रूप सुनने में तो बहुत शानदार लगता है, लेकिन मेरा सवाल फिर से वही है। पूछिए। भारत के सुदूर गांव में जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी भी कभी-कभी एक समस्या होती है, वहां किसानों के साथ पेपरलेस सर्टिफिकेशन लागू करना क्या सच में उतना ही आसान है जितना किसी कैफे में बैठकर लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन देना? आसान तो कतई नहीं है, और यही वो जगह है जहां इन एग्री ग्रेजुएट्स की असली जरूरत पड़ती है। तकनीक दरअसल उस कठिनाई को अमूर्त कर देती है। मतलब किसानों को ऐप कोडिंग नहीं करनी है? एकदम सही। उन्हें तो बस वो करना है जो वे पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, यानी खेती। लेकिन जो युवा को-फाउंडर्स हैं, उनका काम है उस उपज को डेटा के साथ जोड़ना और बिचौलियों को पूरी तरह से हटा देना। हाँ, जब आप पूरी सप्लाई चेन को पारदर्शी बना देते हैं, तो उपभोक्ता को शुद्ध खाना किफायती दाम पर मिलता है और एफपीओ को पूरा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। चलिए मान लेते हैं कि विजन और तकनीक बेहतरीन है, लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी पैसा। हाँ, पैसा तो जरूरी है। इस पूरी भारी भरकम मशीनरी को चालू करने के लिए पैसा, ट्रेनिंग और मार्गदर्शन कहाँ से आएगा? क्योंकि सिर्फ 4 दोस्तों के कैफे में बैठकर कॉफी पीने और विजन बनाने से तो करोड़ों का बिजनेस खड़ा नहीं होता है ना। बिल्कुल नहीं होता। एआई सेंसर्स, डिजिटल डैशबोर्ड, ये सब मुफ्त तो नहीं आता। और यहीं पर स्रोत सामग्री में बेस्ट केयर और उनके स्मार्ट राइस प्रोग्राम की एंट्री होती है। ये वो अहम सपोर्ट सिस्टम है जो इस पूरे स्मार्ट एफपीओ विजन को धरातल पर उतारने का काम करता है। अच्छा, तो ये स्मार्ट राइस क्या है? ये एक 6 महीने का इंक्यूबेशन पीरियड है जहां इन युवाओं को तैयार किया जाता है। और इसके जो आर्थिक लक्ष्य या आंकड़े स्रोत में दिए गए हैं, वो सच में हैरान करने वाले हैं। मतलब 12 से 15 महीनों में ब्रेक इवन, यानी लागत वसूल। हाँ, और उसके बाद तो ग्रोथ ही ग्रोथ है। दूसरे साल तक 10 करोड़ रुपए का मुनाफा। 10 करोड़? इतनी जल्दी? हाँ, और 5 साल के भीतर 75 करोड़ रुपए से अधिक के लाभ का लक्ष्य। ईमानदारी से कहूँ तो 5 साल में 75 करोड़ का मुनाफा बिल्कुल सिलिकॉन वैली के किसी अग्रेसिव टेक स्टार्टअप की पिच डेक जैसा लगता है। मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल उठाया।
क्योंकि जब हम पहली बार इन आंकड़ों को देखते हैं तो ये असंभव से लगते हैं। तो क्या ये सिर्फ छात्रों को आकर्षित करने के लिए बड़े-बड़े आंकड़े पेश किए गए हैं? क्या कृषि क्षेत्र में इतनी तेजी से स्केल करना यथार्थवादी है? देखिए, यहाँ पर स्रोत सामग्री एक बहुत ही गहरी और सबसे चतुर रणनीति का खुलासा करती है। वो रणनीति क्या है? रणनीति यह है कि ये युवा हर चीज शून्य से या नए सिरे से शुरू नहीं कर रहे हैं। रुकिए, अगर वे सब कुछ शून्य से शुरू नहीं कर रहे हैं, तो क्या वे किसी और की बनाई चीज का फायदा उठा रहे हैं? एक तरह से हाँ। याद है हमने शुरुआत में पारंपरिक एफपीओ की बात की थी? हाँ, किसान उत्पादक संगठन। आज पूरे देश में ऐसे हजारों पारंपरिक एफपीओ हैं जो पूरी तरह से विफल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। विफल क्यों हो रहे? क्योंकि किसानों को खेती करना आता है, लेकिन एक आधुनिक सप्लाई चेन को मैनेज करना, ब्रांडिंग करना या कॉर्पोरेट स्तर की कंप्लायंस पूरी करना उनका काम नहीं है। उनके पास प्रोफेशनल मैनेजमेंट की भारी कमी है। हो, मैं समझ रहा हूँ। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही स्पष्ट चित्र है जहां मैप पर फेल हो चुके एफपीओ के लाल डॉट्स को स्मार्ट एफपीओ के हरे डॉट्स में बदलते हुए दिखाया जाता है। ओ भाई, तो ये कोई नया स्टार्टअप खड़ा करने की बात नहीं है, बल्कि ये एक तरह का अधिग्रहण या टर्न अराउंड रणनीति है। सटीक शब्द पकड़ा आपने। बेस्ट केयर का ये प्रोग्राम दरअसल इन युवाओं को स्मार्ट एफपीओ सर्टिफाइड प्रोफेशनल की 1 महीने की ट्रेनिंग देता है। और इसके बाद ये प्रशिक्षित युवा उन पुराने डूबते हुए पारंपरिक संस्थानों की कमान संभालते हैं। बिल्कुल, बुनियादी ढांचा पहले से मौजूद है, किसान पहले से जुड़े हुए हैं, बस जरूरत है उस मैनेजमेंट और तकनीकी कौशल की जो इन युवाओं के पास है। हाँ, समझ गया। इसी वजह से ब्रेक इवन का समय इतना कम है और मुनाफे का लक्ष्य इतना बड़ा। वे दरअसल एक विफल बाजार को अपने अवसर में बदल रहे हैं। यार, ये तो पूरी तरह से नजरिया ही बदल देता है। ये तो एक तरह से कृषि क्षेत्र में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरह है। हाँ, और स्रोत में ये भी बताया गया है कि जो लोग सीधे को फाउंडर नहीं बनना चाहते, उनके लिए आगामी स्मार्ट एफपीओ में प्लेसमेंट अश्योरेंस भी है। मतलब ये सिर्फ उद्यमी या एंटरप्रेन्योर पैदा करने की मशीन नहीं है, बल्कि एक पूरी नई इंडस्ट्री खड़ी की जा रही है जहां प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स की भारी मांग होगी। सही कहा आपने। इस तरह के व्यापक विजन को सफल बनाने के लिए केवल एक व्यक्ति काफी नहीं होता, आपको एक पूरी फौज चाहिए होती है, और वो फौज इन्हीं प्रोफेशनल्स की होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इतने बड़े वादों, तकनीक और सपोर्ट सिस्टम के बाद जाहिर है कि हर कोई इस एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा बनना चाहेगा। कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा। 75 करोड़ का मुनाफा और अपना खुद का बॉस होने का मौका कौन छोड़ना चाहेगा? लेकिन स्रोत में इस प्रोग्राम की चयन प्रक्रिया का जो विवरण दिया गया है वो काफी दिलचस्प और चौंकाने वाला है। तो ये एक्सक्लूसिव क्लब काम कैसे करता है? आवेदन के लिए सबसे पहले एक ऑनलाइन साइकोमेट्रिक असेसमेंट देना होता है, और सीटों की संख्या को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना प्रतिस्पर्धी है। बिल्कुल, पूरे भारत से केवल 30 स्लॉट्स हैं, सिर्फ 30। हाँ, और इनमें से 5 विशेष स्लॉट्स तो नए एफपीओ संस्थापकों के लिए रिजर्व रखे गए हैं। इसके अलावा एक और बोनस है, अगर कोई छात्र अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है तो उसे चयन में 10% बोनस अंक मिलते हैं। और फीस भी है? हाँ, 5,000 रुपए की इंटेंसिव ट्रेनिंग फीस, जिसमें से सफलता पर 3,000 रुपए वापस हो जाने का प्रावधान है। ये जो पूरी चयन प्रक्रिया है, खासकर वो 10% बोनस वाला नियम, ये सुनिश्चित करता है कि सिर्फ गंभीर उम्मीदवार ही आगे आए। बिल्कुल, जब कोई यूनिवर्सिटी किसी छात्र को स्पॉन्सर करती है तो वो एक तरह से उस छात्र की क्षमता की गारंटी ले रही होती है। तो इस सब का मतलब क्या है? मुझे तो ये साइकोमेट्रिक असेसमेंट वाला हिस्सा सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है। मेरी एक एनालॉजी सुनिए। बताइए। एक समय था जब खेती किसानी के लिए सबसे जरूरी चीज होती थी मिट्टी की परख करना। किसान को देखकर पता चल जाता था कि जमीन कितनी उपजाऊ है। हाँ, पारंपरिक रूप से ऐसा ही होता था। लेकिन आज इस मॉडल में प्रवेश पाने के लिए आपको एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा पास करनी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप खेती करने नहीं, बल्कि किसी सीक्रेट मिशन या स्पेस मिशन पर जा रहे हो, जहां उड़ान भरने से पहले आपकी मानसिक जांच हो रही है। हाँ, जहां उड़ान भरने से पहले आपके मानसिक संतुलन, दबाव झेलने की क्षमता और निर्णय लेने की गति को जांचा जा रहा है। ये तुलना बहुत ही दिलचस्प है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और अगर गहराई से सोचा जाए तो बात भी यही है
वे दरअसल उस मूल्यांकन के जरिए तलाश किसकी कर रहे हैं। किसकी तलाश कर रहे हैं? वे खेतों में ट्रैक्टर चलाने वालों की तलाश नहीं कर रहे हैं। वे एक साम्राज्य खड़ा करने वाले लीडर और सीईओ को खोज रहे हैं। हाँ, मैं समझ गया। जब आप किसी फेल हो चुके एफपीओ को अपने हाथ में लेते हैं, जहां हजारों किसानों की उम्मीदें आपसे जुड़ी हो और जहां 7 स्तरों की वैल्यू चेन को एक साथ संभालना हो, वहाँ सिर्फ खेती का ज्ञान काम नहीं आता। बिल्कुल, वहां आपको कृषि विज्ञान से ज्यादा मनोवैज्ञानिक दृढ़ता और नेतृत्व क्षमता की जरूरत होती है। ये असेसमेंट ये जांचता है कि जब कोई संकट आएगा तो क्या ये युवा टूट जाएगा या समाधान खोजेगा। ये एक बहुत ही व्यवहारिक नजरिया है। और इन युवा सीईओ का मार्गदर्शन कौन कर रहा है? स्रोत के अनुसार बेस्ट केयर कोई रातों रात बनी संस्था नहीं है। हाँ, इसके पीछे रिटायर्ड या सेवानिवृत्त वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञों का एक समूह है। वे लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस क्षेत्र की जमीनी सच्चाइयों को समझने में लगा दी है। लेकिन इसके साथ ही एक और दिलचस्प बात है। वो क्या? इस प्रोग्राम के वर्तमान कार्यकारी अधिकारी वही लोग हैं जो बैच 1 के प्रशिक्षु थे। अरे वाह! यह सक्सेशन प्लानिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। आप देखिए, एक तरफ अनुभवी विशेषज्ञों का वो ज्ञान है जो किताबों में नहीं मिलता, और दूसरी तरफ बैच 1 के युवाओं की वो ऊर्जा जो तकनीक को समझती है। युवाओं का उत्साह और अनुभवी विशेषज्ञों का ज्ञान, क्या संगम है। बिल्कुल, जब रिटायर्ड विशेषज्ञ और सफल छात्र मिलकर काम करते हैं तो ये इस बात का प्रमाण होता है कि यह सिस्टम लंबे समय तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान हस्तांतरित करने का एक आधुनिक तरीका है। एकदम सही। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो यह स्मार्ट एफपीओ स्टूडेंट स्टार्टअप स्टोरी लाइन महज एक करियर विकल्प बताने वाला वीडियो ड्राफ्ट नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा वादा है। स्रोत के शब्दों में कहें तो ये सदाबहार और स्थायी सफलता का वादा है। समाज में सर्वोच्च सम्मान और एक ऐसी विरासत छोड़ने का वादा जिस पर आने वाली पीढ़ियों को गर्व हो। सही कहा। ये युवाओं के लिए एक खुला निमंत्रण है कि वे नौकरी ढूंढने वाली उस म्यूजिकल चेयर की भीड़ का हिस्सा न बने, बल्कि अपनी जमीन पर लौटकर तकनीक के जरिए सम्मान और समृद्धि बांटने वाले जॉब क्रिएटर बने। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। ये कृषि को एक ऐसे व्यवसाय के रूप में फिर से स्थापित करने का प्रयास है जिसे सम्मान की नजर से देखा जाए, न कि मजबूरी या आखिरी विकल्प की नजर से। बिल्कुल। जब आप डेटा, तकनीक और मनोविज्ञान को खेती से जोड़ते हैं तो आप सिर्फ फसल नहीं उगा रहे होते हैं, आप वास्तव में एक नई अर्थव्यवस्था और भविष्य उगा रहे होते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी और इसके पीछे की मशीनरी को समझने के बाद एक विचार मेरे दिमाग में आता है जो काफी विचारणीय है। वो क्या? सुनने वालों के लिए भी ये सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, अगर भविष्य की कृषि केवल बीजों, मिट्टी की नमी और मौसम पर निर्भर रहने के बजाय पूरी तरह से डेटा एनालिटिक्स, क्यूआर कोड की ट्रेसेबिलिटी और साइकोमेट्रिक टेस्ट पर निर्भर हो जाए, ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो क्या हम उस दिन की ओर बढ़ रहे हैं जहां देश का सबसे सफल किसान वो नहीं होगा जिसके पास सबसे उपजाऊ जमीन है, बल्कि वो होगा जिसके पास सबसे बेहतरीन सर्वर और सबसे तेज एल्गोरिदम है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये तकनीक मिट्टी के उस मूल स्वभाव को और हमारी जड़ों से जुड़े उस पुराने रिश्ते को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी? शायद वो दिन दूर नहीं जब खेत और किसान दोनों की परिभाषाएं पूरी तरह से बदल जाएंगी। और इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। सोचने और समझने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और एक नए डीप डाइव के साथ।